गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से बीएससी सेकेंडरी की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछली लेक्चर में हमने ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट को समझा था। ठीक है, अब हमारी तीसरी थ्योरी है लुईस अम्ल या सार अभिधारणा। ठीक है, इस अभिधारणा को शुरू करने से पहले हम आर्रेनियस और ब्रोंस्टेन-लोरी ने जो धारणाएं दी थी उसको एक बार सब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आर्रेनियस ने कहा था कि जल आयन सिद्धांत में अपने ये समझाया कि अम्ल वे पदार्थ हैं कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। आर्रेनियस की ये धारणा केवल और केवल विलयन अवस्था में ही संभव थी, इसलिए ब्रोंस्टेन-लोरी ने इस अवधारणा को सुधारते हुए विलायक विहीन माध्यम में अम्लीय क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन स्थानांतरण का कंसेप्ट प्रस्तुत किया था तथा उसने यह बताया था कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को त्यागता है तथा क्षार वह पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, अर्थात अम्ल से प्रोटॉन का स्थानांतरण क्षार की तरफ होता है। अब लुईस अभिधारणा देखते हैं कि सन 1923 में लुईस ने अम्ल क्षार की व्याख्या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर की। ठीक है, इस धारणा को इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही धारणा भी कहते हैं। ठीक है, आर्रेनियस की कौन सी धारणा थी? जल आयन सिद्धांत। ब्रोंस्टेन-लोरी की प्रोटॉन स्थानांतरण की, और लुईस ने कौन सी दी थी? इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही की। ठीक है, ध्यान रखना यह इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना पर आधारित है। उपरोक्त वर्णित सभी धारणाओं में सबसे व्यापक है। आर्रेनियस और ब्रोंस्टेन-लोरी से भी व्यापक रूप से ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सी है? ये लुईस वाली। ठीक है, यह धारणा अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की आयनिक धारणाओं के आधार पर व्याख्या नहीं करती, बल्कि बंध बनाने की धारणा पर व्याख्या करती है। ऊपर वाली जो दो थी, आर्रेनियस और ब्रोंस्टेन-लोरी, वो आयनिक धारणाओं पर आधारित थी। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन का स्थानांतर हो रहा था या फिर हाइड्रोजन डोनेट कर रहे थे, OH- डोनेट कर रहे थे, लेकिन यह बंध बनाने की वरीयता के आधार पर दी गई। अब इस लुईस की धारणा क्या थी, देखते हैं कि इस धारणा के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर क्षार के साथ उपसह संयोजन बंध बनाता है। ठीक है, लोन पेयर ग्रहण करके क्षार के साथ उपसह संयोजन बंध बनाता है, तथा क्षार वह स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर, मतलब लोन पेयर को दान कर, लुईस अम्ल के साथ उपसह संयोजन बंध बनाता है। अर्थात लुईस अम्ल वह है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तथा लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ठीक है, एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि इस प्रकार अम्ल और क्षार के मध्य उपसहसंयोजन बंध बनता है जो उदासीनीकरण प्रक्रम है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, देखते हैं कि एग्जाम्पल के BF3 को एक लुईस अम्ल है तथा NH3 जिसके पास लोन पेयर है जो एक लुईस क्षार है, उसके अंदर कैसे इसका लोन पेयर का ट्रांसफर होता है। देखिए कि NH3 के जो लोन पेयर है BF3 इसको अब एक्सेप्ट कर लेता है और एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि H+ लुईस एसिड है और वो लुईस बेस मतलब NH3 के लोन पेयर ग्रहण करता है और क्या बनाता है? NH4+। उपयुक्त अभिक्रिया में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इसलिए लुईस अम्ल है। H+ की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? H+ है, मतलब जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो लुईस एसिड है। तथा NH3 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, अतः यहाँ पर लुईस क्षार है। अर्थात ब्रोंस्टेन-लोरी धारणा के अनुसार जो पदार्थ क्षार होते हैं वे सभी क्या हैं? लुईस क्षार हैं। ठीक है, जैसे NH3 एक H+ आयन प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो यह उसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ब्रोंस्टेन-लोरी ने क्या कहा था कि अम्ल प्रोटॉन को त्यागते हैं, ठीक है, और क्षार प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे NH3 क्या है? अपने लोन पेयर दे रहा है और H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो ब्रोंस्टेन क्षार थे वो सारे के सारे क्या हैं? लुईस क्षार भी हैं।
ठीक है, यहाँ पर केवल लोन पेयर का आदान प्रदान हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, दोनों के बीच में लोन पेयर का साझा हो रहा है। और NH3 यहाँ पे क्या है, H प्लस को एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बना रहा है, मतलब वह ब्रोंस्टेड क्षार की तरह ही कार्य कर रहा है। उदाहरण देखते हैं कि NH3 H2O Cl माइनस Cn माइनस आदि ब्रोंस्टेड लोरी क्षार के साथ लुईस क्षार भी हैं। लुईस धारणा के अनुसार योगात्मक यौगिक बनाने वाले सभी पदार्थ अम्ल या क्षार होते हैं। ठीक है, देखते हैं H2O लोन पेयर है, इसके पास HCl से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H3O प्लस और Cl माइनस। इसी प्रकार NH3 है, H2O है, ठीक है, तो यहाँ पर H2O NH3 के लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बने, और हाइड्रोजन कौन त्यागेगा, यहाँ पर H2O त्यागेगा, जो कि NH3 एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, NH4 प्लस और OH माइनस। अतः उदाहरण से स्पष्ट है कि सभी सिद्धांतों के अंतर्गत वर्णित अम्ल व क्षार को लुईस सिद्धांत द्वारा आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि लुईस ने दोनों चीज़ों को कंसीडर किया है यहाँ पर, कि प्रोटॉन त्यागना और लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए यहाँ पर उसने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो उपरोक्त जो आर्रेनियस और ब्रोंस्टेड लोरी जो दोनों सिद्धांत है, इस थ्योरी से, इस कंसेप्ट से अपन दोनों को भी समझा सकते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा व्यापक रूप से माना गया है। इस प्रकार विवरण से स्पष्ट है कि किसी पदार्थ को लुईस अम्ल या क्षार के रूप में स्पष्ट करने के लिए उस पर किसी तत्व, आयन, विलाय की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, अब है लुईस अम्ल या क्षार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। सबसे पहले है अपना लुईस अम्ल का वर्गीकरण। लुईस अम्ल वे पदार्थ हैं हो सकते हैं जिनमें कम से कम एक तो रिक्त कक्षक हो, ताकि वो किसको, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर को ग्रहण कर सके। ठीक है, अब इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे लुईस एसिड के, देखते हैं कि सभी धनायन लुईस अम्ल होते हैं, क्योंकि वे सभी इलेक्ट्रॉन न्यू निस्पेसिज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल है Ag प्लस 2NH3 से रिएक्शंस करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है AgNH3 का होल ट्वाइज प्लस, ठीक है। उसी प्रकार अपन 5 एग्जाम्पल देखते हैं कि Ni+2 ये 4Cn माइनस से रिएक्शंस करेगा, क्या बना लेगा, NiCN4 प्लस -2, ठीक है। इसी प्रकार अपन एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, कोबाल्ट 3 है जो कि 6H2O से रिएक्शंस करके एक हाइड्रो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि सभी बड़े आकार वाले धनायन दुर्बल होते हैं, ठीक है, और सभी छोटे आकार के धनायन प्रबल अम्ल होते हैं। ओके, जो बड़े आकार के जो धनायन होंगे जिनका शेप बड़ा होता है वो क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होते हैं, और छोटे आकार वाले क्या होंगे, प्रबल अम्ल होंगे। बड़े आकार के होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है एक्सेप्ट करेगा वो वापस वो मतलब लूजली बॉन्डेड मतलब बंधे होंगे उससे, ठीक है। इस वजह से छोटा आकार है तो उसका प्रभावी नाभिक आवेश ज़्यादा होगा, तो उससे जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो हार्डली बंद होंगे, मतलब उसको अगर वापस रिमूव कराएंगे, ठीक है, रिवर्सेबल रिएक्शन का रिमूव कराने में उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक एग्जांपल है कि SN4 प्लस लेस देन SN+2, Fe+3 लेस देन Fe+2 और Ag प्लस हैं जो कि Na प्लस हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रबल क्षार हैं, और इधर वाले सॉरी लेफ्ट साइड वाले प्रबल अम्ल हैं और राइट वाले क्या हैं, यहाँ पर दुर्बल अम्ल हैं। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN+4 तो प्रबल अम्ल हैं जबकि SN+2 दुर्बल क्यों, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि धनायनों का आकार छोटा होने पर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है तथा विद्युत ऋणता बढ़ती है, इसलिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रबलता से आकर्षित करता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था दुर्बल और प्रबल वाले में, ठीक है। तो छद्म अक्रिय गैस विन्यास वाले मतलब सीडो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन वाले धनायन लुईस अम्ल होते हैं, जैसे कि Cu+2 Ag प्लस Hg प्लस CO3 प्लस और Pt+4।
सेकंड है अपना सभी अष्टक न्यून यौगिक लुईस अम्ल की भांति काम करते हैं। सभी अष्टक न्यून यौगिक, ठीक है, जैसे कि BF3 मतलब इसका अष्टक पूर्ण होने में 2 स्कोर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और है अभी तक, ठीक है, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास कक्षक में रिक्त स्थान होना चाहिए। BF3 है, AlCl3 है, ZnCl2 है, PCl3 है, BCl2 है और GeCl2 है, ठीक है। जैसे BF3 है जो कि अपन ने पहले भी एग्जांपल देखा था कि BF3 है जो NH3 के लोन पर एक्सेप्ट करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और उसके साथ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब यौगिक जिसमें थर्ड है कि यौगिक जिसमें भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य बंध हो, बहुबंध हो, मतलब ऐसे यौगिक जिसके अंदर 2 विद्युत ऋणी परमाणु हो और दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर होना चाहिए, ठीक है। जैसे SO2 है, SO3 है और CO2 है। इनमें केंद्रीय परमाणु एक या अधिक बहुबंध बनाता है, अतः इसमें केंद्रीय परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है, अतः वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता स्पीशीज के साथ बंध बनाता है। जैसे कि अपन CO2 की बात करें यहाँ पर इसको समझने के लिए कि Ca2 है जो कि O माइनस और O के साथ डबल बॉन्डेड से बंधा है। अगर ये OH माइनस से रिएक्शंस करेगा, ठीक है, तो आने वाली जो स्पीशीज हैं वो किसके साथ जुड़ी रहेगी? C के साथ, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा? आंशिक धनावेश होगा, क्योंकि C है जो कि O के साथ लोन पेयर एक्सेप्ट करता है O से, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा? आंशिक धनावेश होगा। तो ऋणात्मक जो स्पीशीज आएगी वो किससे जुड़ेगी? C से, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से। फोर्थ है कि 6 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज या परमाणु, ठीक है, जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि O है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। अगर एग्जांपल देखें कि SO3-2, ठीक है, ऑक्सीजन से अगर रिएक्शंस करेगा मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बना लेगा? SO4-2 बना लेगा, ठीक है। उदाहरण से स्पष्ट है कि यहाँ पर सल्फाइड आयन का ऑक्सीकरण सल्फेट में हो रहा है, जिसमें सल्फाइड ऑक्सीजन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसंयोजक बनाता है। यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, अतः यह क्या है? लुईस अम्ल है। अगर अपन बात करें सल्फर का सल्फेट के साथ में, SO3-2 है, अगर सल्फर से रिएक्शंस करेगा इसके पास लोन पेयर है तो क्या बना लेगा? थायोसल्फेट आयन, जिससे कि SO3-2 से लोन पेयर सल्फर की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। अब अपन बात करते हैं सेकेंड लुईस सारो का वर्गीकरण। ऊपर हमने लुईस अम्लों का वर्गीकरण पढ़ा था, अब अपन बात करते हैं लुईस सारो के वर्गीकरण की। ये सभी ऋण आवेशित स्पीशीज, ठीक है, सभी ऋण आवेशित स्पीशीज क्या होंगे? लुईस सार होंगे, जैसे कि OH माइनस, Cn माइनस, SO3-2, CO3-2 और S-2। सेकेंड है एकांकी या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ, जिसके पास एक तो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, जैसे H2O, NH3 है और BH3 हैं, इनके आदि तथा उसके जो व्युत्पन्न होंगे सारे, जैसे ROH है, ROR है, इथर है, एल्कोहल है, एमीन है वगैरह, सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। थर्ड है अपना पाई इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज या अणु, ठीक है, जिसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथाइन, ठीक है, बेंजीन वगैरह। अब है लुईस अवधारणा के लक्षण, कि इसका जो मेन कंसेप्ट क्या था कि यह सिद्धांत अप्रोटोनीय अम्ल सार अभिक्रियाओं की भी व्याख्या करता है। इससे पहले वाले नहीं कर पाए थे, ठीक है। जो ब्रोंस्टन लोरी में हमने ड्रॉबैक पढ़ा था कि ये प्रोटोन जिस स्पीशीज के अंदर प्रोटोन नहीं होते हैं उस अभिधारणा को ये नहीं समझा पाया था, जबकि लुईस अभिधारणा है जो कि अप्रोटोनीय अम्ल सार अभिक्रियाओं की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत धातु ऑक्साइड की सार्य प्रकृति तथा अधातु ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति की भी व्याख्या करता है, ठीक है। यह सिद्धांत गैसीय अवस्था उच्च ताप विलय की अनुपस्थिति में भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया को समझाता है। यह तो ऊपर वाले थे लुईस अवधारणा के लक्षण या लाभ या बेनिफिट्स उसके या यूजेस, ठीक है। अब है इसकी कमियां, इसकी सीमाएं, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, देखते हैं कि यह सिद्धांत अम्ल व सार के आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, ठीक है, स्टेबिलिटी को नहीं बता पाता ये कि एसिड प्रबल या दुर्बल होगा। उनके अनेक लुईस अम्ल सार अभिक्रिया तीव्र होती हैं,
लेकिन कुछ केंद्रों पर अभिक्रियाएं धीमी होती हैं। इसकी ये सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पाता। जो एसिड बेस रिएक्शंस फास्ट प्रोसीड होती हैं, ठीक है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, जैसे कि कोबाल्ट 3 की है, आरबी थर्ड है, सीआर थर्ड है। इसके आगे अपनी फोर्थ है, उससे नोविच की अम्ल क्षार अभिधारणा, तथा उसके पश्चात अपन स्टार्ट करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो कि हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।